मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए अन्नदाताओं के सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त कामना आर शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, खेती किसानी हमारे देश की आत्मा है, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि तो कभी कीटों का हमला, और मेहनत से उगाई गई फसल चौपट हो जाती है। ऐसे मुश्किल समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत सहारा साबित होती है। जाहिर है देश की सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बारे में कहा, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कम प्रीमियम, ज्यादा कवरेज और जल्दी मुआवजे के साथ किसानों को फिर से खेतों में हिम्मत से उतरने का आत्मविश्वास देती है। अन्नदाताओं यानी किसानों के सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अपर आयुक्त कामना आर शर्मा। कामना जी, मंथन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध जी। कामना जी, सबसे पहले क्या आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, किसकी बुनियादी रूपरेखा कैसी है? सुबोध जी, 2016 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इसी योजना के साथ साथ एक पुनर्गठित फसल बीमा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी चलती है। दोनों जो योजनाएं हैं ये एक साथ चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि उसके पहले जो भी बीमा योजनाएं चल रही थीं उनमें जो भी त्रुटियां पाई गईं, जहां भी कुछ गैप्स पाए गए कि किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा बीमा कवर में आच्छादित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल जो है योजना में लाया जाए, और कैसे पूर्ण फसल चक्र जो होता है उस चक्र में जो भी हर स्टेज होती है किसी फसल की, उसको जो है कवर किया जाए किसानों के लिए। तो ये तो मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। दूसरा उद्देश्य यह भी था कि किसानों को कम से कम प्रीमियम देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा किसान इसलिए इस योजना से जुड़े, वो ये निर्धारित किया गया। 2% किसके लिए है? खरीफ के लिए। खरीफ के लिए 1.5% रबी के लिए और हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलें या वाणिज्यिक फसलें जो कमर्शियल क्रॉप हैं, उनके लिए 5% जो है सम इंश्योर्ड का जो है किसान को देना पड़ता है जी। जो बाकी का सम इंश्योर्ड की जो राशि है वो एक प्रीमियम सब्सिडी के तौर पे भारत सरकार और राज्य सरकारें जो हैं उसको जो है शेयर करती हैं। इसमें हिमालयन राज्य जो हैं और जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें 90% प्रीमियम सब्सिडी जो है वो भारत सरकार वहन करती है और 10% वो राज्य वहन करते हैं, और बाकी के राज्यों में 50% भारत सरकार, 50% जो है राज्य सरकार जो है वहन करती है। ये भी बताएं कि इस योजना के तहत किसानों को किन किन तरह के नुकसान से सुरक्षा मिलती है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि हर फसल का एक चक्र होता है। फसल की बुआई होती है, फिर उसके बाद उसमें फसल उगना शुरू होती है और अंत में फसल कटाई होती है। और कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनको कटाई के बाद सूखने के लिए कुछ दिन जो है जो भी खेत है उसमें रखा जाता है। तो योजना बनाते समय इस बात को जो है दृष्टिगत रखा गया कि बुआई से लेकर जब तक फसल खेत पे है तब तक जो है उसके हर स्टेज पे जो है बीमा आच्छादन दिया जाए किसानों को। यदि मान लीजिए कोई किसान बुआई नहीं कर पाता, मान लीजिए बरसात नहीं हुई और उतना जो है उतनी नमी नहीं है मिट्टी में, तो हो सकता है बुआई ना कर पाए, तो उसके लिए भी जैसे हम प्रिवेंटेड सोइंग कहते हैं, बाधित बुआई का प्रावधान है जिसमें किसान को क्लेम के लिए किसान जो है पात्र होता है।
यदि वो उस नुकसान से जो है प्रभावित है। उसके बाद यदि मान लीजिए फसल उगना शुरू होती है, उसमें अभी जो है दाने नहीं पड़े हैं, लेकिन मान लीजिए कोई आपदा होती है, तो उस बीच के चक्र में भी जो है किसान को जो है, जिसको हम कहते हैं मिड टर्म रिलीफ है, मध्यावधि जो है रिलीफ है, उसके लिए भी किसान पात्र होता है। कहीं कहीं जो है यदि किसान को उसके ही खेत में यदि कोई नुकसान होता है, जल भराव होता है, ओलावृष्टि होती, तो उस पे भी वो पात्र है। और फसल कटाई के बाद तो जो प्रमुखता जो क्लेम जारी होते हैं, जो वो फसल कटाई के बाद जारी होते हैं, और कुछ फसल जो सूखने के लिए रखी जाती है खेत में कटने के बाद, तो उसमें 15 दिन तक कटने के बाद जो है बीमा कवर जारी रहता है। अब हम आते हैं आपदाओं पर। चूंकि ये हम बीमा की बात कर रहे हैं, तो बीमा हमेशा एक उस आपके रिस्क को कवर करता है जिसमें चीजें अनिश्चित हों, जिसको आप जो है जान नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए मौसम बदलता है, आजकल हम जलवायु परिवर्तन की बहुत बात कर रहे हैं, तो यदि बाढ़ आती है, यदि सूखा पड़ता है, दोनों कवर हैं। उसके अलावा यदि मान लीजिए कोई कीड़े मकोड़ों से यदि जो है फसलों का नुकसान होता है, जिसको हम पेस्ट अटैक कहते हैं। उसके अलावा यदि नेचुरल फायर है, जो अगर मान लीजिए अग्नि के कारण, ऐसी अग्नि जो प्राकृतिक है, उससे यदि नुकसान होता है, यदि ओलावृष्टि होती है, यदि किसी कारण से कहीं जल भराव होता है, यदि चक्रवात आता है, तो ये सारे जो भी हैं, जिसको हम कहते हैं अनप्रिवेंटेबल रिस्क, जो कि एक प्राकृतिक कारणों से होते हैं, जिनका आप पहले से आकलन नहीं कर सकते हैं, ये सारे जो हैं बीमा में ये सारे कवर दिए जाते हैं। और किसानों के बीच एक भ्रांति ये भी रहती है कि बीमा सिर्फ उसी को मिल सकता है जो बैंक से लोन ले रहा हो, ऋण ले रहा हो, या किसी और संस्था से ले रहा हो। क्या ऐसा कुछ है? नहीं सुबोध जी, ऐसा नहीं है। योजना जब बनाई गई तो उसमें ये ध्यान में रखा गया कि सभी किसान जो अभी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, किसी भी किसान को वंचित ना रखा जाए। तो हम ऋणी और गैर ऋणी किसान की बात करते हैं, इसके 2 कारण हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड से फसली लोन लेते हैं, तो उन किसानों को हम ऋणी किसान कहते हैं। और उन किसानों के लिए यह प्रावधान है कि उन किसानों को वो जिस भी बैंक से लोन लेते हैं, ये वही बैंक उनका प्रीमियम काटता है। लेकिन यदि कोई किसान जो है, चूंकि ये योजना स्वैच्छिक है, तो यदि कोई किसान अगर नहीं चाहता योजना में शामिल होना, तो वो इस स्कीम से जो है वो बाहर हो सकता है। उसको एक ऑप्ट आउट फॉर्म जो है वहां जमा करना पड़ता है। तो ये योजना के प्रावधान के अंतर्गत है। यदि वो ऑप्ट आउट नहीं करता, तो ये उस बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस किसान का उस फसली मौसम में जो है प्रीमियम काटे, और इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजना पड़ता है। तो ये तो ऋणी किसान का हो गया। उसके अलावा ऐसे बहुत से किसान हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जो बटाईदार वगैरह हैं, तो वो भी अगर मान लीजिए कहीं खेती कर रहे हैं और वो बीमा कवर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो भी जो है पात्र हैं। और बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनसे वो जो गैर ऋणी किसान हैं वो बीमा करा सकते हैं। हमारे देश में जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जिनको हम लोक सेवा केंद्र बोलते हैं, हर गांव में उनका एक वीएलई बैठता है, जिसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। किसान इससे अवगत हैं क्योंकि वो वीएलई सीएससी जो होता है वो और योजनाओं में भी किसानों की मदद करता है। तो वो गांव के स्तर पे ही है, किसान वहां जा सकते हैं, उसको अपने प्रीमियम का अमाउंट देंगे वो। उसके बाद और प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसान को अपना आधार नंबर देना होता है और बैंक का ब्यौरा देना होता है, जो भी उसका सेविंग अकाउंट है, जिस भी खेत में वो बीमा ले रहा है उसका ब्यौरा देना पड़ता है, खसरा खाता नंबर वगैरह, जिस भी प्रदेश में वो ले रहा है। और अपना जो भी है, जैसे अपना पता हो गया, अपना नाम हो गया, ये सब उसको बताना पड़ता है। तो ये जो है गांव के स्तर पे ही ये पूरी सुविधा है। दूसरी चीज, यदि किसान का किसी बैंक में जो है सेविंग अकाउंट है, वो वहां से भी जाके प्रीमियम जमा करके वहां से भी बीमा ले सकता है, अपनी किसी भी ग्रामीण जो भी बैंक की ब्रांच होती है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2024 से एक ऐप दिया है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके प्रतिनिधियों को। ये ऐप, इसको हम एड ऐप कहते हैं। एड का मतलब सहायक होता है, ऐप फॉर इंटरमीडिएट एनरोलमेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो भी एजेंट होता है वो गांव-गांव जाता है और किसानों को उनके द्वार पे ही ये सुविधा मुहैया कराता है। और उसकी खासियत ये है कि ये एक पेपरलेस, बगैर किसी कागज के ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है। किसान अपने दस्तावेज दिखाएगा, वो उसको वहीं से मोबाइल से ही स्कैन करते हैं इस ऐप के माध्यम से। किसान अपना प्रीमियम राशि देता है
और उसको वहीं पे जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद जनरेट होती है वो किसान के फोन पे चली जाती है। यदि किसान के पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो उसका एक लिंक जाता है जिसको वो कहीं से भी प्रिंट भी करा सकता है। तो ये एक आप कह सकते हैं बिल्कुल किसानों तक पहुंचने के लिए ये कदम उठाया गया और इससे काफी पंजीकरण भी हुए। उसके अलावा जो राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल है उस पे यदि कोई किसान किसी की मदद से या खुद भी इतना जागरूक है वो सीधे जाके भी उस पे भी पंजीकरण करा सकता है। तो बहुत से माध्यम हैं जो किसान के जो गांव है वहीं उपलब्ध हैं और वो खुद भी करा सकता है। आपने इस बातचीत में मुआवजे की रकम का जिक्र किया था और अभी इसके बारे में हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझुनू में कहा, जनवरी से लेके अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं और आज जो 3900 करोड़ रुपया उसमें से 1/3 तो राजस्थान के ये है। और राजस्थान के किसान भाइयों और देश के किसान भाइयों मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मोदी जी की सरकार है, भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाए। कामना जी, अभी जो मंत्री जी ने कहा, हमने उनकी जो बात सुनी है, इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक नया कदम है जो मंत्रालय ने उठाया है और जैसा मैं बता रही थी कि योजना शुरू हुई 2016 से, उसके बाद से हम निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं, सुधार करते आ रहे हैं। जैसा भी हमें प्रक्रियाएं मिलती हैं, किसान यदि कोई सुझाव देते हैं, राज्य सरकारें देती हैं और भी जो इससे जुड़े हितधारक हैं जो भी सुझाव देते हैं, तो उसमें से एक जो समस्या तो नहीं कहूंगी लेकिन ये कहूंगी कि ये पाया गया था कि वैसे तो ये योजना एक पूर्णतः हम कहते हैं एक सीजनैलिटी डिसिप्लिन पे आधारित है। मतलब हर हितधारक, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हों, चाहे वो भारत सरकार खुद भी हो, हर हितधारक के जो है उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निर्धारित की हुई है और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक समय अवधि है। ये जरूरी है कि हर हितधारक को जो भी उसके कर्तव्य हैं वो उस समय अवधि में करे। बट कहीं कहीं ये पाया गया कि मान लीजिए कुछ राज्यों से जो भी प्रीमियम सब्सिडी है वो समय पे नहीं आई, उससे जो है किसानों के क्लेम जाने में देरी हो जाती है। उपज आंकड़े जब आते हैं उसके बाद, क्योंकि क्लेम निकलते हैं, मेजर क्लेम तभी निकलते हैं जब फसल कटाई के बाद उपज आंकड़े आते हैं, तो उसके बाद वो जो उपज आंकड़े आने में भी बहुत समय लग जाता था। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि सारे हितधारकों को ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर वो समय अवधि में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो है क्लेम देरी से मिलने से किसान सफर कर रहा है। तो एक इसका उद्देश्य यह भी है कि यदि हम ये भी मान लें कि हम ट्रेंचेस में क्लेम जारी करेंगे तो कहीं न कहीं ये सारे हितधारकों को बाध्य करेगा कि वह अपने कर्तव्यों का निस्तारण समय अवधि में कर दें। यदि किसी प्रक्रिया में कोई विवाद है उसका निस्तारण समय से कर दिया जाए, राज्य अपना राज्यांश समय से निकाल दें, अगर किसी राज्य उपज आंकड़े समय से दे दें ताकि किसानों को निर्धारित समय अवधि में क्लेम का भुगतान हो जाए। तो एक अच्छी शुरुआत है मंत्रालय की तरफ से और हम ये मान करके चलते हैं इससे इतने किसानों का जब क्लेम निकला तो यदि किसी कारण से सब्सिडी या किसी कारण से किसी किसान को आगे क्लेम मिलना है वो भी उसको जल्दी से जल्दी मिले। तो यह मुख्य उद्देश्य था जिससे हमने ये एक ट्रेंच बेस्ड प्रक्रिया पे क्लेम देने की शुरुआत की है। जी, तो श्रोताओं, आज मंथन में हमने जाना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ एक बीमा नहीं बल्कि किसानों के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। अगर हर किसान इसका लाभ उठाए तो मौसम की मार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कामना जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। अभी आप सुन रहे थे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त कामना आर शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। मंथन।